दोस्तों, नारायण मूर्ति जी ने पिछले साल एक स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से इनके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। इन्होंने कहा था कि अगर देश को आगे लेके जाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, डेवलप्ड कंट्री से अगर कंपटीशन करना है तो हर किसी को हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए। लेकिन इस बार इन्होंने उससे भी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। इनका यह कहना है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू या यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्वेंट्स की हम लोग सिलेक्शन करते हैं वो प्रोसेस काफी खराब है। आईएएस और आईपीएस की जो सिलेक्शन है वो एक्चुअली आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स के थ्रू होनी चाहिए। इस बात को लेकर इनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। आपको एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप दिखाता हूं, आप उसको देखिएगा, उसके बाद हम इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। That it is time for India to move from an administrative mindset to a management mindset. Administration is all about status quo. Management is all about vision, high aspiration. It is about raising the confidence of people. It is about making things happen quickly. We need more of managers in the government rather than administrators. They perhaps may want to look at, rather than the current method of having some, whatever it is, some 3-4 subjects, examination, etc. for the IAS, he may want to look at selecting people from the various management institutes. देखिए, जनरली अगर देखा जाए ना तो नारायण मूर्ति जी की बात में दम तो है, बहुत गलत नहीं बोला इन्होंने। क्योंकि देखिए, जनरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एफिशिएंसी होती है दोस्तों वो बेटर तो होती है, उनके अंदर काम करने की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसको पता है कि मेरा एक एंड गोल है, ये मेरे पास टाइम लिमिट है, ये मेरे रिसोर्सेज हैं और मुझे बेस्ट तरीके से कैसे उसको अचीव करना है। करप्शन कम होती है, लीकेज कम होती है। प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम फास्ट फॉरवर्ड होगा। तो ये कुछ बेनिफिट डेफिनेटली होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनोवेशन काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो यस, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, इसमें को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। आप इसमें कुछ एग्जांपल देख सकते हो, आप रशिया का एग्जांपल ले सकते हो, चाइना का एग्जांपल ले सकते हो, इवन आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो। जब जब इकोनॉमीज को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, उस कंट्री की ना तो जीडीपी बढ़ी है ना उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जब इंडिया में 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म हुए, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, उसके बाद हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा। यही हाल रशिया का रहा, यही हाल चाइना का रहा। तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेनिफिट तो होता है क्योंकि हमारी जो फिलहाल ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, इसके अंदर कुछ दिक्कतें हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाई जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जनरली आईएएस ऑफिसर की अगर आप बात करो तो उनके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो जर्नलिस्ट हैं, वो उनको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट किसी चीज में नहीं होते हैं बेसिकली। और अगर स्पेशलिस्ट देखो, वैसे भी किसी चीज के अंदर स्पेशलिस्ट होने के लिए आपको उसके अंदर 8-10 साल तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर 2-3 साल में आपकी ट्रांसफर हो जाती है। जब तक आपको सेक्टर समझ में आने लगता है आपकी ट्रांसफर हो जाती है, चाहे आप किसी टेक्निकल फील्ड में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, आप चाहे किसी और सेक्टर में हो। तो स्पेशलिटी यहाँ पे आ नहीं पाती है, स्पेशलाइजेशन आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी यहाँ पे काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट को इन चीजों के बारे में नहीं पता है। गवर्नमेंट एक्चुअली काफी अवेयर है पहले से कि भाई प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें अच्छी होती हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें समय के साथ साथ हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो भी चेंज होता है। इसके बहुत सारे विजिबल एग्जांपल आपको दिखेंगे। नारायण मूर्ति जी का यह कहना है कि भाई जो यूपीएससी वाला प्रोसेस, जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस वो जो चल रहा है वो चेंज नहीं हुआ है, उसको अंदर चेंजेस करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यूपीएससी का सिलेबस भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। हमारा जो पूरा यूपीएससी का सिस्टम है, लबासना के अंदर ट्रेनिंग का सिस्टम है, वो एक जैसा नहीं है कि 50 साल पहले जो ट्रेनिंग प्रोसेस थी वो बदल गई है दोस्तों। अब हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं। अब हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर से भी काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेके बहुत सारी प्रैक्टिस जो प्राइवेट सेक्टर में होती थी अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट आज भी गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से कुछ एलर्जी है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट के अंदर स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है। जैसे आप यहां पे एग्जांपल देख सकते हो कि जो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ लबासना में नहीं होती है। आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनके अंदर भी उनकी ट्रेनिंग होती है इंडक्शन के टाइम पे। तो नारायण मूर्ति जी ने यही तो कहा था
कि भाई आईआईएम से आप ऑफिसर को उठा लीजिए। अरे जो ऑफिसर आ रहे हैं यूपीएससी के थ्रू, उनकी उनकी ट्रेनिंग आईआईएम के अंदर भी तो होती है ना। इवन बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स जो आईआईएम से पास आउट होते हैं वो खुद सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है कि जो काम करने का जो स्पेक्ट्रम है, जो एरिया है, वो सिविल सर्विसेज में ज्यादा है। आप आईआईएम के थ्रू जो भी जॉब करोगे लाइफ में, उसमें आप कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, लेकिन सिविल सर्विसेज के थ्रू आप मिलियंस ऑफ लोगों को यहां पे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है वो इंडिपेंडेंट बनाती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉलिसी जब सरकार बनाती है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एक्चुअली हम लोग कंसल्ट करते हैं। जैसे जैसे डीलोइट एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, और इनके अंदर सारे के सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो इनके अंदर जो पोस्ट पे होते हैं, वो सब आईआईएम से ही होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार आज भी वो बाबा आदम के जमाने की प्रैक्टिस को यूज कर रही है। हम लोगों ने इंटरनेट का बहुत चीजें की हैं, ई गवर्नेंस हम जो लोगों ने किया है, बहुत सारी चीजें आजकल सरकारी सिस्टम के अंदर भी टेक्नोलॉजी का यूज करके होती हैं। हालांकि प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन सरकार को पता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको अगर हम लोग एडॉप्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगा। यह सरकार को पता है। लेकिन नारायण मूर्ति जी ने जो भी बातें बोली हैं, एक्चुअली उसके अंदर काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन आप लोग कर सकते हो, और लोग कर भी रहे हैं, काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। जैसे आप ये चीज को देखिए कि भाई जो आईआईएम में लोग जाते हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो जाते हैं, लाखों रुपए वहां पे फीस देते हैं, वो जितने लोग वहां पे जाते हैं ना, क्या वो पुअर फैमिली से होते हैं? ऐसा तो नहीं है। वो सभी लोग जो होते हैं वो अपर अर्बन सेक्टर से होते हैं, अब जो इंग्लिश मीडियम अपर मिडिल क्लास से होते हैं। लेकिन जो यूपीएससी के थ्रू जाते हैं ना, वो प्रोसेस इंक्लूसिव होती है, मेरिट बेस्ड होती है। इंक्लूसिव मतलब वहां पे आपको महिलाएं भी दिखेंगी, आपको वहां पे आदिवासी भी दिखेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन एससी के भी दिखेंगे, एसटीज भी दिखेंगे, डिसेबल भी दिखेंगे। तो यूपीएससी वाली जो प्रोसेस है वो ज्यादा इंक्लूसिव है। आप यहां पे लैंग्वेज भी देख सकते हो। यूपीएससी में हमारे पास जो 22 लैंग्वेज हैं ऑफिशियल, आप उनके अंदर एग्जाम दे सकते हो। क्या ये लिबर्टी आपको आईआईएम के अंदर मिलेगी? ऐसा तो नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से जो यूपीएससी वाला प्रोसेस है वो ज्यादा डाइवर्स है, इंक्लूसिव है। समाज के हर स्ट्रेटा से आपको लोग वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन आईआईएम में ऐसा नहीं है। वहां पे आपको हाई इंग्लिश स्पीकिंग अपर अर्बन क्लास उस तरह के लोग मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं। लेकिन यूपीएससी में अंडर प्रिविलेज्ड वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीके से जान लेते हैं कि एक सिविल सर्वेंट और किसी बड़ी कंपनी के सीईओ के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए भाई, जब सिविल सर्वेंट की कहीं पे पोस्टिंग होती है ना, किसी आईएएस ऑफिसर के आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, इनको बड़ी ही डिफरेंट कंडीशन से डील करना पड़ता है। वहां पे कम्युनल वायलेंस भी हो सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकते हैं, वहां पे नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। इनको समाज के अंदर हार्मनी भाईचारा भी बना के रखना होता है। कितने सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं जो लगातार उनको प्रेशराइज करते रहते हैं। इन सब के बीच में एक सिविल सर्वेंट को पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ता है और उसको पब्लिक के लिए, समाज के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। मतलब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनके जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं, इनको क्या काम करना होता है? इनको काम करना होता है प्रॉफिट के लिए। इनको अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी होती है। मान लो कोई बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सीईओ है, तो उसका क्या मेजर मोटिव क्या होता है कि भैया मुझे कार की सेल बढ़ानी है, मुझे प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना है। तो दोनों के जो काम करने की सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट यहां पे हो जाती है। आप ये चीज देखिए, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो रूरल एरियाज के अंदर काम करते हैं, इनको रूरल डेवलपमेंट भी करना पड़ता है। वहां पे पॉलिटिकल, कल्चरल, लॉजिस्टिक चैलेंज होते हैं कितने सारे। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, साधन नहीं है, फिर भी आपको काम करना है। उसके अलावा जो सिविल सर्वेंट होता है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ना, आपको प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ता है। तो यूनिलेटरल डिसीजन नहीं होता और इसकी वजह से बहुत बार जो है वो डिले भी हो जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज होते हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर एक्चुअली काफी ज्यादा होती है। जब ये किसी चीज के ऊपर काम करते हैं और वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो ये दूसरी चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सीईओज की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, इन्वेस्टर्स के लिए होती है, पब्लिक के लिए नहीं होती है। लेकिन सिविल सर्वेंट्स की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही होती है, वो एक्चुअली पब्लिक के लिए होती है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं। तो भाई चीजें बिल्कुल अलग हैं।
सिविल सर्वेंट को बहुत अलग प्रिंसिपल के ऊपर काम करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है इक्विटी, इंक्लूजन, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन ये लोग काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे प्रॉफिट के लिए। आईएएस ऑफिसर के जो स्किल होता है ना वो ज्यादा बढ़िया होता है, बढ़िया इन द सेंस के उनके पास मल्टीपल टैलेंट्स होते हैं, उनके पास एक वेल राउंडेड स्किल होता है, मतलब वो किसी भी फील्ड के अंदर फिट हो सकते हैं। अब देखो वैसे तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान इसका यह है कि वो स्पेशलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो आज हेल्थ वाले सेक्टर में हैं, कल को टेक्नोलॉजी सेक्टर में चले जाएंगे, तो स्पेशलाइजेशन नहीं है। हाँ, लेकिन वो फिट हो सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को, अपना इनपुट दे सकते हैं, तो इन चीजों का बेनिफिट है। सिविल जो सर्वेंट होता है ना, उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो ज्यादा होता है। मतलब कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बिल्कुल रिजिड लाइन के ऊपर काम करेगा, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का स्कोप यहां पे है, क्योंकि उसको गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करना पड़ता है। तो इमोशनल जो क्वोशंट है, जो इंटेलिजेंस है, वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसको अलग अलग सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर काम करना है। तो यहां पे बेसिकली जो चैलेंजेस हैं सिविल सर्विसेज में वो ज्यादा हैं, जबकि सीईओ के लिए तो एक ही चैलेंज है कि अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के देना है, उसके अलावा तो उसको कोई खास चैलेंज नहीं है, राइट। उसको अलग अलग प्रेशर ग्रुप के थ्रू काम नहीं करना पड़ता है। आज किसी पॉलिटिशियन का फोन नहीं आएगा आपको करने के लिए, राइट, कि भैया ये काम कर दो, वो काम कर दो, उतना ज्यादा वहां पे होता नहीं है। क्रोनिक कैपिटलिज्म डेफिनेटली होता है, लेकिन सिविल सर्विसेज के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर जो प्रेशर होता है ना, वो प्राइवेट को कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनके जो भी ऑपरेशंस होते हैं पब्लिक उसको स्क्रूटनाइज करती है, लेकिन सीईओज के काम की जो स्क्रूटनी है वो काफी कम होती है। हाँ ठीक है, उनको नौकरी से निकाल सकते हैं अगर उनका काम बहुत ही बेकार रहा, लेकिन कम से कम पब्लिक को तो जवाब नहीं देना है। जवाब किसको देना है? जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको जवाब यहां पे देना होता है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई सिविल सर्विसेज की वर्किंग में, इनके ऑपरेशंस में, ये जो ग्राउंड के ऊपर फेस करते हैं, जो रियलिटी फेस करते हैं, वो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दोज पीपल जो किसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं। तो नारायण मूर्ति जी का यह कहना है कि जो सिविल सर्वेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो बहुत पुराना है, उसके अंदर कुछ खास इनोवेशन हो नहीं रही है। जो आईआईएम्स हैं ये ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका ये कहना है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई जो लबासना के अंदर जो ट्रेनिंग होती हैं या जो आईआईएम्स के अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह से बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट होती है, थोड़ा सा वो जान लेते हैं। दोस्तों, लबासना के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल अकेडमी के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो काफी डिफरेंट होती है उस ट्रेनिंग से जो आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दी जाती है। आप एक चीज को समझिए, लबासना के अंदर जब ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट्स को दी जाती है तो उनका पर्पस किसी चीज को बेचना नहीं होता है, उनका पर्पस होता है समाज की सेवा करना, सर्व करना, इसीलिए वो सर्विस बोली जाती है, वो सिविल सर्विस होती है। उनका फोकस होता है भैया गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करना है, जो पब्लिक के ग्रीवेंस हैं, जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको कैसे दूर करना है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको कैसे इंपैक्ट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये काम होता है सिविल सर्वेंट्स का। और लबासना के अंदर बेसिकली यही ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उससे कैसे डील करना है, जो पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं वो कैसे एंश्योर करना है वे हर इंसान को ग्राउंड के ऊपर पहुंचे, पिछड़ा वर्ग को भी पहुंचे, महिलाओं को पहुंचे, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको पहुंचे, ये सब काम उनको करना पड़ता है। लेकिन रिसोर्सेज काफी कंस्ट्रेंट होते हैं। ये सब सिखाया जाता है लबासना के अंदर कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ कैसे आप समाज की भलाई के लिए काम करो। वहीं आईआईएम के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो वहां पे मैनेजमेंट का कोर्स करने जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है भैया प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है भैया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे करें, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें, ब्रांड को कैसे बनाएं, अपनी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे दें। तो दोनों चीजों की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। एक डीएम को यह भी देखना होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज आ रहे हैं ना, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होना चाहिए। समाज में जहां जहां जिसको भी जरूरत है वो उसी तक पहुंचे, चाहे वो फूड हो, चाहे वो दवाइयां हो, चाहे कुछ भी हो। क्राइसिस के टाइम पे उनको इंश्योर करना होता है कि सभी को बेनिफिट उसके अंदर मिले, जो भी उससे इंपैक्ट हुए हैं। तो जो लबासना के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, उसका जो पर्पस है वो प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट यहां पे बेसिकली इररिलेवेंट होता है, और अगर प्रॉफिट ड्रिवन होगा तो वो खराब सिस्टम माना जाएगा, क्योंकि यहां पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आम जनता है,
उनकी जिंदगियां हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग है, यहां पे ये स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन आईआईएम के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किन स्टेक होल्डर्स के लिए दी जाती है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मिलीनियर्स होते हैं, या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इनका पर्पस है भैया ज्यादा से ज्यादा सेल करो, और इनका पर्पस है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऊपर उठाओ, उनका अपलिफ्टमेंट करो, गवर्नमेंट स्कीम्स को उन तक लेके जाओ। तो बहुत डिफरेंस होता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो जनरल ब्यूरोक्रेसी है ना, एक्चुअली उसके अंदर दिक्कत तो काफी ज्यादा है। एक तो हमारे यहाँ पे जो हायरार्की स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ऑफिसर्स की एक चेन बनी होती है और उस पूरी कमांड को आपको फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है ना, क्योंकि वो तो डेमोक्रेसी के ऊपर काम करती है, डेमोक्रेटिक के जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के उनके ऊपर काम करती है, तो कंसेंसस बिल्डिंग पे फोकस होता है। मतलब देखना पड़ता है भैया हर किसी का भला हो रहा हो, जिसकी वजह से कभी कभी यहाँ पे डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। लेकिन जो ज्यादातर डिसीजन होते हैं वो एक्चुअली काफी क्वालिटी डिसीजन होते हैं, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में समय लगता है। आप अलग अलग स्टेक होल्डर्स के जो व्यूज हैं वो भी सुनते हो, उनके वेलफेयर के ऊपर काम करते हो, है ना। वो तो कुछ कुछ दिक्कतें यहाँ पे हैं बेसिकली सिविल सर्विसेज के अंदर, लेकिन ओवरऑल जो इसका मेजर पर्पस है वही है सोशल वेलफेयर करना है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, और गवर्नमेंट के जो डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स हैं उनको फोकस करना है। एक्चुअली नारायण मूर्ति जी की इस बात पे संजीव चोपड़ा जी, जो कि लबासना के डायरेक्टर भी हैं, काफी नाराज नजर आए, और इन्होंने उनको काफी एक तो डांट भी लगाई बेसिकली एक तरह से। तो इनका यह कहना है कि भाई प्राइवेट सेक्टर हमें ज्ञान मत दे कि ये करो या वो ना करो, पहले आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए। प्राइवेट सेक्टर कोई जो कॉर्पोरेट सेक्टर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब वहां पे सैलरी की डिस्पैरिटी देख लीजिए ना, जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं मिलियंस में पैसा कमा रहे हैं, उनकी सैलरी करोड़ों रुपए में होती है। लेकिन जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो नए रिक्रूट होते हैं, उनको 10-10, 15-15 हजार आप सैलरी देते हो। आप पहले अपने अंदर की डिस्पैरिटी को दूर कीजिए। जो यूपीएससी के थ्रू या लबासना के अंदर जो सर्विसेज में जो जा रहे हैं लोग ट्रेनिंग करने के लिए, वो काफी इंक्लूसिव बैकग्राउंड से आ रहे हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं भाई, उनकी जो लीडरशिप है प्राइवेट सेक्टर में वो बिल्कुल भी इंक्लूसिव नहीं है। उसके रिकॉर्ड को अगर आप देखो तो वहां पे 5% भी महिलाएं नहीं हैं। आप वहां पे एसटीज और ट्राइबल्स और डिसेबल्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आपके पास डेटा भी नहीं होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर आरटीआई के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो भाई, जब आप अकाउंटेबल ही नहीं हो, जब आप ट्रांसपेरेंट ही नहीं हो, तो आप हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए। अगर आपको हमें ज्ञान देना ही है तो पहले आप ये जो सैलरी का डिफरेंस है ना, जो बड़े बड़े सीईओज के बीच में, वो पहले पब्लिक करिए और उसको जस्टिफाई करिए कि भाई आप करोड़ों रुपया कैसे ले रहे हो, जबकि गिग वर्कर को महीने का सिर्फ 10,000 रुपये मिलता है। आप पहले ये तो इंश्योर करिए, बाद में आप हमारे ऊपर उंगली उठाना। तो ये बात जो है उन्होंने उनको बोली है कि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करिए पहले। हालांकि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, हमेशा से इसके अंदर इंप्रूवमेंट करने का चांस हमेशा रहता है। कोई भी सिस्टम हो, हमेशा कुछ ना कुछ आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में लेटरल एंट्री के थ्रू हम लोग लेके आ सकते हैं, और वो आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत काम किया होता है, स्पेशलाइजेशन होती है, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा है, लेकिन ये किया जा सकता है। बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, ये और बेटर हम लोग अपने सिस्टम को बना सकते हैं। कॉस्ट कटिंग इससे हो जाएगा, जो सर्विस डिलीवरी है वो थोड़ी और फास्ट हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आप ना क्रोनिक कैपिटलिज्म की बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बिजनेस जो लोग होते हैं उनके साथ मिलके या कुछ पॉलिटिशियंस के साथ मिलके कभी कभी सिस्टम के अंदर जो है ब्यूरो थोड़ी सी करप्शन कर देते हैं, ब्राइबरी वगैरह वो सब चलता है। तो उस सिस्टम को हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ इससे डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन मेजर तौर पे ये कहना है कि भाई हमारा जो यूपीएससी वाला सिस्टम है, लबासना या स्वप्ना या आईजीएनएफए, इनके थ्रू जो भी ऑफिसर्स आ रहे हैं ना, वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा इंप्रूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है, चांसेस होते हैं, वो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन ये जो ऑफिसर्स आ रहे हैं ना, वो जिस पॉलिसी के थ्रू आ रहे हैं वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें पास होती हैं, स्टेट असेंबलीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, अरे ये तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है ना। तो पब्लिक का काम करने के लिए ही ये ऑफिसर अपनी जॉब कर रहे हैं। तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते उन सीईओ से जो बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है,
होना भी चाहिए, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कोशिश कर भी रही है, लेकिन सिर्फ ये कह देना पूरी तरह से कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को खत्म करो, यूपीएससी वाला सिस्टम बेकार है, ये तो काम नहीं कर रहा है, आप आईआईएम से सीधा लेके आओ, तो सीधा सीधा आप ये कह रहे हो बेसिकली जो देश में जो गरीब आदमी है जो सपना देखता है एक ऑफिसर बनने का, आप उसको कह रहे हो कि भाई तुम डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, हमें चाहिए अपर अर्बन क्लास, हमें चाहिए हाईली इंग्लिश स्पीकिंग, हमें उस तरह के लोग चाहिए, क्योंकि हमें मैनेजमेंट करवानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को करवाना नहीं है। राइट, तो ये थोड़ा सा आप इस पॉइंट को इस तरह से देख सकते हो। हालांकि इंप्रूवमेंट करने का स्कोप हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। सो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नारायण मूर्ति जी की बात से आप कितना अग्री करते हो, कितना डिसअग्री करते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।